हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पीपल एज रिसोर्स। हमारा चैप्टर नंबर 2 का किसका, इकोनॉमिक्स का, क्लास 9th। लेट्स स्टार्ट। तो पीपल एज रिसोर्स है क्या? तो हमें ये पता लगेगा हमारे फर्स्ट ओवरव्यू के सेकंड पैराग्राफ में कि पीपल एज अ रिसोर्स होता क्या है। तो पीपल एज अ रिसोर्स उसे बोलते हैं, उस वर्किंग पॉपुलेशन को बोलते हैं जो अपने प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटी के साथ जो कंट्री का क्या कर रही हो, बेनिफिट कर रही हो, कोई ना कोई प्रॉफिट दे उसके लिए एक टर्म है पीपल एज रिसोर्स, राइट। नाउ पीपल एज अ रिसोर्स क्या है, क्या बताता है कि एक्सप्लेन करता है कि पॉपुलेशन जो है वो एसेट है इकोनॉमी के लिए, ना कि लाइबिलिटी होनी चाहिए। अब ये पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कब बनेगी? जब इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। किस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाता है? तीन तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाता है: एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर, जिसे हम शॉर्ट में ETM भी बोलते हैं। नाउ तो इसके कारण क्या होता है, जो पॉपुलेशन है, पीपल एज रिसोर्स है, उसके कारण क्या होता है, हमारा ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट है उसमें GDP में इंक्रीज होता है। अब जो इस ये है ह्यूमन रिसोर्स, इसका बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव साइड भी है, प्लस उसके साथ कुछ नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड ये कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसे फूड की एक्सेसिबिलिटी देना, हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये सब बहुत टफ है। जब ये सारा इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ह्यूमन पे, तो वो क्या हो जाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम बोलते हैं। और ये क्या है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली क्या है, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में ही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट की जाती है ह्यूमन कैपिटल पे, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर वगैरह के बेसिस पे, तो वो क्या है, रिटर्न उसे क्या मिलता है, अच्छा फिजिकल कैपिटल में भी मिलता है। नाउ अगर हायर इनकम्स, फॉर एग्जांपल किसी का एजुकेशन अच्छा है तो उसे हायर इनकम मिलेगा। हायर इनकम में के साथ आपको हाई प्रोडक्टिविटी में मिलती है। मोर एजुकेटेड लोग हैं, वेल ट्रेन्ड लोग हैं, हेल्दी पीपल हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हायर होगी। अब प्लानिंग कमीशन जिसे अब नीति आयोग बना दिया गया है, इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा पढ़िए आप। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की गई है कि हमें सबको पता है कि उसमें क्या था, एजुकेशन, सॉरी, बहुत ज्यादा पीपल अवेयर हुए थे एग्रीकल्चर को लेके कि एग्रीकल्चर में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आई हैं, न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, उसको लेके। एक दूसरा जो था, एक IT रिवोल्यूशन हुआ था जिसमें क्या था, ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया। अब क्या है, ये हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो बहुत बेनिफिशियल है, ना कि सिर्फ एक पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ डॉक्टर, राइट, बट इनकी लाइफ में तो डिफरेंस आया ही एजुकेशन के कारण, ट्रेनिंग के कारण, लेकिन इनके कारण इस लेडी और पेशेंट के भी लाइफ में क्या आया, बदलाव आया, चेंज आया। ये चीज हमें समझनी है। क्लियर? एज अ टीचर अगर कोई है, तो अगर वो खुद पढ़ा है तो वो पढ़ा भी इन केस रहा है, तो ही इज एडिंग वैल्यू। ठीक है, ही इज एडिंग वैल्यू। नाउ सेम विद बोथ ऑफ देम, राइट। अब इसमें ये बताया गया है कि हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि जो पॉपुलेशन है वो बर्डन ना रहे इकोनॉमी पे, और एसेट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट कैसे होगी, ETM का हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ETM क्या होता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। आई होप दिस इज क्लियर। सो दो स्टोरीज है, हमें साकल की स्टोरी दे रखी है, एक विलास की स्टोरी दे रखी है। साकल की स्टोरी में क्या है कि साकल बहुत ही एक अच्छी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था। सीमापुर गांव में रहता था, 12 साल का लड़का। वो आपकी मदर उनकी थी शीला, वो अपना घर का काम करती थी, और उनके जो फादर बूटू चौधरी थे वो क्या थे, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे। साकल जो है वो अपनी मदर की हेल्प करता है घर के कामों में, और अपने यंगर ब्रदर जीतू और सिस्टर सीतू का भी ध्यान रखता है। उनके अंकल है श्याम जो उनके पास ही रहते हैं। उन्होंने अभी मैट्रिकुलर एग्जामिनेशन, मतलब 10वीं का क्लास का एग्जाम पास किया, और बैठे हैं घर में, कोई जॉब नहीं है उनके पास। जो साकल के पेरेंट्स हैं, बूटू और शीला, वो क्या है, साकल को पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो फोर्स करते हैं साकल को विलेज स्कूल ज्वाइन करने के लिए। और विलेज स्कूल ज्वाइन करने के बाद वो अपना हायर एजुकेशन में भी जाता है। फादर जो है उसे कहते हैं कि भाई अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो, और उसके फादर बहुत ही उनका हेल्प करते हैं। एजुकेशन के लिए वो लोन भी लेते हैं सागल के लिए, ताकि वो वोकेशनल कोर्स कर सके कंप्यूटर में, मतलब स्किल डेवलपमेंट एक तरह का।
जो पैसा कमाने के लिए जो कोर्स होता है वो कर सके, शॉर्ट टर्म कोर्स। नाउ साकिल जो है वो बहुत ही मेरिटोरियस है, पढ़ने में अच्छा बच्चा है, इंटरेस्टेड है पढ़ने में शुरू से ही, बहुत ज़्यादा जोश और हिम्मत के साथ उन्होंने ये कोर्स पूरा किया। साकिल ने, उसे जॉब मिल गई प्राइवेट फर्म में, उन्होंने एक नए तरह का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। ये सॉफ्टवेयर ने किसने हेल्प की उन्हें कि फर्म की सेल इंक्रीज करने में। बॉस ने उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया और उसे रिवॉर्ड दिया, प्रमोशन। अब हमने साकिल की स्टोरी पढ़ी। वही विलेज में, सीमापुर विलेज में एक और स्टोरी है विलास की। विलास नाम का एक लड़का रहता है, 11 साल का बच्चा है भाई। और उसके जो फादर है महेश, उनकी डेथ हो गई थी, फिशरमैन थे वो, डेथ हो गई थी व्हेन ही वाज ओनली 2। तो उनके जो मदर है वो क्या करती थी, मछली बेचा करती थी और अपनी फैमिली को क्या करती थी, फीड करती थी। अब जो साकल की मदर मदर मंडी में जाके, नियर बाय मंडी में मछली बेचा करते थे और 150 रुपए के करीबन क्या थे वो अर्न कर पाती थी बाय सेलिंग फिश। अब जो विलास है वो क्या है, एक आर्थराइटिस का पेशेंट है, लेकिन उसकी मदर क्या है, अफोर्ड नहीं कर सकती उसे डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए। और वो क्या है, इंटरेस्टेड भी नहीं है पढ़ाई में, और अपनी है मदर की हेल्प करता है कुकिंग में, अपने छोटे भाई मोहन का ध्यान रखता है। और उसकी मदर क्या है, सिक हो गई, लेकिन फिर भी क्या था, कोई उसका देखभाल करने वाला नहीं था, कोई भी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था विलास को। विलास ने बहुत ही फोर्स किया उनको, विलास के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो विलास क्या करने लगा, फिर सेल करने लग गया सेम विलेज में। और जितना मनी अपनी मदर कमाती थी वो इतना ही कमा पा रहा था, उससे ज्यादा नहीं कमा पा रहा था। अब लेट्स डिस्कस, आप पे छोड़ती हूँ मैं कि आप इन स्टोरीज के बारे में पता करेंगे क्या डिफरेंसेस थे और क्या है। क्लियर? एक्टिविटी भी आपको करनी चाहिए। नाउ दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में दोनों जो आपको स्टोरीज बताई मैंने उसमें क्या है, कंपैरेटिव किया गया है कि सकाल स्कूल जाता था, विलास नहीं जाता था। सकाल जो था वो स्ट्रांग था, हेल्दी था, लेकिन इसको कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी। विलास अर्थराइटिस का पेशेंट था, लेकिन वो डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहा था, इतना पैसा नहीं था। साकल ने क्या किया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक डिग्री ले ली, साकल को एक जॉब मिल गई। विलास ने वही काम करना शुरू कंटिन्यू रखा जो उसकी मदर कर रही थी। नाउ कुछ टाइम बाद जो साकल है, साकल की एजुकेशन ने क्वालिटी ऑफ लेबर में क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, टोटल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। टोटल प्रोडक्टिविटी ने क्या है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में क्या दिया, अपना हिस्सा दिया, मतलब ग्रोथ हुआ इकोनॉमी में। ठीक है, इससे क्या हुआ, साकल की जो सैलरी थी वो भी अच्छी हुई, उसका लाइफस्टाइल भी अच्छा हुआ, लेकिन विलास को ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वैसे का वैसे अनस्किल्ड लेबर बन के रह गया अपनी मदर की तरह। अब इसमें हमें यहाँ इतनी स्टोरी से ये पता लगता है कि हमें क्या है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कितना इम्पोर्टेंट है और हाई रिटर्न देता है हमें ये फ्यूचर में। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम ही है जैसे एक लैंड और कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब आगे इसमें ये बताया जा रहा है कि जो साकल है उसके जब इन्वेस्टमेंट किया वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, लेकिन जो विलास पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ उसका लॉस भी हुआ हमारी कंट्री को, हमारी इकोनॉमी को। अब जो एक चाइल्ड है जिसकी पेरेंट्स एजुकेटेड है, तो वो क्या है, हाईली इन्वेस्ट करते हैं अपने चाइल्ड के एजुकेशन पे, क्योंकि वो खुद इम्पोर्टेंस जानते हैं एजुकेशन का, तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन अपोजिट टू दिस, जो डिसएडवांटेज पेरेंट्स होते हैं वो क्या है, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते और हाइजीन और मतलब कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज स्टेट में वो रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल जापान, जापान जैसी कंट्रीज में क्या है, इन्वेस्ट किया है किसमें, हाईली इन्वेस्ट किया किसमें, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स में। उनके पास कोई और नेचुरल रिसोर्स नहीं है, फिर भी ये कंट्रीज क्या है, रिच और डेवलप है। कैसे? क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने ह्यूमन कैपिटल पे ध्यान दी। तो स्पेशली इन्होंने कहाँ पे लोगों पे इन्वेस्ट किया, अपने फील्ड पे, एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट किया, ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट किया। इसके कारण क्या है, बाकी जो रिसोर्सेज है, लैंड, जस्ट बाकी जो रिसोर्सेज है, लैंड और कैपिटल, उसका भी इफेक्टिव यूज ही क्या कर पाए। ओके, सो एफिशिएंसी और ये टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इन कंट्रीज को रिच और डेवलप बनाने में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन।
तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो 3 सेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमें पता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पॉटरी, फार्मिंग और ये सब चीजें होती है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सेकेंडरी फैक्टर सेक्टर है, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई इसमें। और ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, ये क्या है, सब टेरिशरी सेक्टर में आ गई। नाउ वी नो अबाउट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी दे दिया। अब क्या है, ये सब एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 2 पार्ट्स है, कौन से, मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज, राइट। तो मार्केट एक्टिविटीज क्या होती है, मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो परफॉर्म की जाती है ताकि क्या हो सके, पे मिल सके, पैसा मिल सके या प्रॉफिट मिल सके। नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या है, सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है, खुद के खाने के लिए होती है। क्लियर। अब आगे हम जाएंगे डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में देखते। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, मैन और वुमेन के बीच में डिवीजन ऑफ लेबर हुआ होता है। जनरली जो वुमेन्स है वो क्या है, घर का काम करती है, और जो मेल है वो क्या है, फील्ड्स पे काम करते हैं। अब जो शीला है वो क्या करती है, खाना, हमने देखा था स्टोरी में क्या करती है, वो घर का काम करती है। लेकिन जो गीता है, विलास की मदर, वो क्या है, इनकम जनरेट करती है बाय सेलिंग फिश। फिश सेल करके क्या करती है, इनकम जनरेट करते हैं। अब अगर लेबर मार्केट में फीमेल्स एंटर करेंगी तब क्या है, उन्हें पैसा मिलेगा, घर के कामों का उनका पैसे नहीं मिलता। अब उनकी अर्निंग किस पे डिपेंड होती है, उनकी अर्निंग एजुकेशन और स्किल पे डिपेंड होती है। एजुकेशन और स्किल पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है हमें, ताकि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेटर यूज़ कर सके, जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे सामने है उसका हम अच्छे से यूज़ कर पाए। अब एजुकेशन और जो स्किल है वो क्या है, मेजर डिटर्मिनेंट है, ताकि हम क्या कर सके, एक अर्निंग कैसे होती है मार्केट में उसका, कितना किसको मिलेगा उसका। अब मेजॉरिटी में क्या है, वुमेन्स के पास ये एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन कम होता है, इसलिए क्या है, वुमेन्स को क्या है, कंपैरेटिवली मैन से कम पे किया जाता है। अब वुमेन की कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है और लीगल प्रोटेक्शन ज़्यादा भी नहीं है, जैसे हैरेसमेंट से बचने के लिए हो या फिर कोई सेफ्टी वगैरह की अभी अभी तक क्या है, कोई भी बंदोबस्त नहीं है। अब इरेगुलर और लो इनकम के बाद भी क्या है, काफ़ी बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे मेटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर, अदर सिक्योरिटी सिस्टम। क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, फिर भी वुमेन के पास, जिसके पास, हाउएवर वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड है स्किल फॉर्मेशन क्या है, मैन के साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में टीचिंग और मेडिकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है फीमेल्स को। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी आजकल कर रही है फीमेल्स, और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाली भी जॉब्स वो कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वालिटी टॉपिक ऑफ इज, पॉपुलेशन में हम अब पढ़ेंगे। सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का सबसे मेन जो फैक्टर है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो क्या है, लिटरेसी रेट है, हेल्थ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और स्किल फॉर्मेशन है। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि कंट्री जो है उसका क्या ग्रोथ रेट रहेगा। सो बी अवेयर कि लिटरेट और हेल्थी पॉपुलेशन क्या है, एसेट है हमारी कंट्री के लिए। तो ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे इंप्रूव होती है, तो फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड हेल्थ। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है ताकि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, इंप्रूव हो सके। अब जो एजुकेशन है वो क्या है, ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है एक सोसाइटी के। अब इसमें क्या होता है, ग्रोथ का मतलब क्या कह रही हूँ मैं, इसमें कि मतलब क्या है कि जो नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीज होगा, कल्चरल रिचनेस में इंक्रीज होगा, और जो गवर्नेंस है वो भी बहुत अच्छे से होगी। अगर फॉर एग्जांपल एजुकेटेड लोग हैं तो वो पॉलिसीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। तो ये जो प्रोविजन है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस मिल सके, रिटेंशन हो सके किस चीज़ की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। अब आगे देखते हैं। तो स्पेशली जो इन्फोसिस किस पे है, गर्ल चाइल्ड पे है। आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पोस्टर्स हर जगह मिल जाते हैं। और
जो गवर्नमेंट है वो रियली में काफ़ी वर्क कर रही है गर्ल्स एजुकेशन पे स्पेशली। लेकिन हम यहाँ पे कुछ स्कूल्स के नाम सुनते हैं बहुत फेमस है, जैसे नवोदय विद्यालय, ठीक है, तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। वोकेशनल स्ट्रीम्स भी बहुत सारे हैं जिसमें क्या है लोगों को सिखाया जाता है नॉलेज और स्किल्स के साथ काम करना सिखाया जाता है ताकि वो अपनी रोजी रोटी ऑक्यूपेशन अच्छे से कर सके। अब जो एजुकेशन है, एजुकेशन का प्लान जो है उसका लेआउट इंक्रीज कर दिया गया था ₹151 करोड़, जो था फर्स्ट प्लान में वो 2020-21 में 19,300 करोड़ कर दिया गया। जो एक्सपेंडिचर 1951 में किया जाता था एजुकेशन पे वो था 0.64%, जो अब 2020 के करीबन में 3.1% हो चुका है और काफी फास्ट ईयर्स से ये क्या है स्टेगनेट है, 3% के करीबन ही है। अब आगे देखते हैं। अब हमें ये बताया गया कि एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर किया गया था जीडीपी का 2.8% 2020 में, जो लिटरेसी रेट है वो 1951 में क्या थे 18% थे, जो 2018 में 85% अब हो चुके हैं। लिटरेसी जो है वो मेल में ज्यादा है, फीमेल के कंपैरिजन में कितना कंपैरिजन में ज्यादा है, 16% के करीबन में ज्यादा है। अर्बन में क्या है ये लिटरेसी ज्यादा है, कितना ज्यादा है 14.2% ज्यादा है कंपेयर अगर हम रूरल एरिया से करते हैं तो। 2011 के सेल्सियस के अकॉर्डिंग क्या है, केरला में 94% पॉपुलेशन लिटरेट है, 62% बिहार में लिटरेट है। और जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है 1 से लेकर 5th क्लास तक वो क्या है 8 लाख तक क्या है एक्सपेंड कर दिया गया है, कब तक 2020 तक। अनफॉर्चुनेटली ये तो कर दिया गया है लेकिन क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग है वो भी क्या है अभी बहुत ज्यादा है और हाई ड्रॉप आउट रेट्स है। इसके कारण हमने क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान डाला। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट स्टेप है ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब छोटे बच्चों वाली जो एजुकेशन होती है वो प्रोवाइड करवाई जा सके 6 से 16 साल तक के बच्चों के लिए 2010 तक। तो ये जो इनिशिएटिव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट प्लस लोकल गवर्नमेंट क्या है साथ मिलकर करते हैं। तो इसका गोल सबसे पहले क्या हमें हो रहा है हमें ये पता होना चाहिए। तो ये रिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, नाम से समझ आ रहा है सबको शिक्षा मिलनी चाहिए ये अभियान। तो इसमें क्या है ब्रिज कोर्सेज भी होते हैं, बैक टू स्कूल कैंप्स भी होते हैं, ठीक है। मिड डे मील्स जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, बहुत ज्यादा मतलब बच्चे भी इंटरेस्टेड है ना कि हमें ये मिलेगा ये मिलेगा। तो इससे क्या है एजुकेशन में बहुत इम्पैक्ट आया है, अटेंडेंस और रिटेंशन बहुत ज्यादा बच्चों में इंप्रूव हुआ है, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इंप्रूव हुआ है। अब जो हमें आगे है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में पढ़ना है। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है 27% था कब 2020 में, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी से ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है, क्या किस लिए होती है ये, तो ये स्ट्रैटेजी होती है ताकि क्या है एक्सेस क्वालिटी और स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन किया जा सके, वोकेशनलिज्म किया जा सके और आईटी के यूज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज में भी क्या हो सके बेनिफिट हो सके, ठीक है जी। अब ये क्या है डिस्टेंस एजुकेशन पे, डिस्टेंस पे काफी अनफॉर्मल एजुकेशन इन सब पे क्या है ध्यान दिया जाता है। तो 60 इयर्स में क्या हुआ बहुत सारे यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस क्या है बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो ये हो गया हमारा एजुकेशन सेक्टर कंप्लीट। जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो फर्म है वो क्या है मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट को। अगर एक हेल्थी पर्सन है तो वो जो पोटेंशियल है जो वो काम कर सकता है वो अनहेल्थी पर्सन नहीं कर सकता। So, आप खुद सोचिए अगर आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे कंपैरेटिवली टू दिस कि आप बीमार हैं, ठीक है। तो एक लाइन हाईलाइट किया मैंने, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। बीमारी से लड़ने का पोटेंशियल एबिलिटी, ठीक है, वो ही क्या है हेल्थ, ठीक है। हेल्थ वो नहीं है कि मसल्स है ये है वो है, नहीं। तो इसमें क्या है हेल्थ जो है इनडिस्पेंसेबल बेसिस है ताकि एक इंसान स्वस्थ है उस चीज का पता हो सके। अगर हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है तो दैट मीन्स वी आर नॉट हेल्दी, राइट। हाँ, डेली चेकअप्स इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। अब इसमें क्या है हमें ये इंश्योर करना जरूरी है कि हेल्थ केयर सबके पास पहुंच रही है, फैमिली वेलफेयर हो रहा है नहीं क्या नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशनल सर्विस अगर हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अंडर प्रिविलेज जो सेगमेंट है उसको सबसे पहले मिलना चाहिए जो भी इम्पोर्टेंट है। अनप्रिविलेज्ड का मतलब वो है जो उनके पास जितना पैसा नहीं है कि वो जाके इलाज करा सके। अब ये ध्यान से रखना है एनसीईआरटी की जो ये ब्लू कॉलम्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक लाइन हाईलाइट की हुई है, ध्यान से देखेंगे तो उसमें बताया गया है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मतलब एक इंसान कितना जिएगा कितने साल तक जिएगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली 67 ईयर्स है जो 2021 में हमें बताया गया है। अब
IMR के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी, सॉरी, मोर्टालिटी रेट, मतलब IMR। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि एक पर्सन, मतलब एक इन्फेंट, वो एक इन्फेंट, द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज, मतलब एक बच्चे की डेथ होना 1 साल से पहले, तो वो क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो 1951 में 147 था, और अब ये डिक्रीज होके 2020 में 28 रह गया है। आगे आपको क्रूड बर्थ रेट्स दिखेगा, जिसमें ये बताया गया है कि अब वो 20 तक रह गया है 2020 में, और जो डेथ रेट्स है वो 6 हो गए हैं 2020 में। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ बेबीज born फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? अब डेथ रेट के बारे में भी सुन लीजिए। द नंबर ऑफ बेबीज डाई, नंबर ऑफ people die for every 1,000 people during a particular period of time, मतलब कितने लोग मर रहे हैं 1,000 लोगों के कंपैरिजन में, तो उस पर्टिकुलर टाइम में। तो ये क्या है? बहुत डिक्रीज हो गई है अभी डेथ रेट्स। सो आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंक्रीज हुआ है, चाइल्ड केयर में इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके कारण क्या है? ये हमारे जो स्टैटिक्स है, डाटा है, वो भी बहुत सही आया। लाइफ लॉन्गिविटी क्या होता है? कि गुड इंडिकेटर है क्वालिटी ऑफ लाइफ का। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी कम कैसे हुआ? क्योंकि अब क्या है, इन्फेक्शन कम, पहले क्या था, इन्फेक्शन के कारण होता था, अब इन्फेक्शन से बचाया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड केयर भी दिया जाता है। अब मदर और जो चाइल्ड है उसका न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाता है, इंश्योर किया जाता है, और चाइल्ड केयर का भी ध्यान दिया जाता है। इंडिया में अभी काफी सारे क्या है, मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 542 मेडिकल कॉलेजेस है कंट्री में। 313 डेंटल कॉलेजेस हैं, जो 4 स्टेट्स हैं, स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसमें मैक्सिमम नंबर है मेडिकल कॉलेजेस का। दिस इज डन, मतलब हमारा जो हेल्थ का टॉपिक था दैट इज डन। क्लियर? नाउ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ETM कर दिया, मतलब एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल फैसिलिटीज सब अगर एक इंसान को ट्राई कर रहे हैं हम प्रोवाइड, फिर भी वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहा है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, ये हमें समझना चाहिए। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जो भी पैसा उन्हें मिल रहा है, मतलब जो भी सैलरी या वेजेस उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्या है, काम मिल ही नहीं रहा, जॉब्स ही नहीं है। अब वर्कफोर्स पॉपुलेशन क्या होती है? मतलब वो लोग जो 15 साल से 59 ईयर्स तक है, और जो जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, दैट पीपल आर, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, दैट पीपल आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, सो ये क्या है, डिफरेंस है किस चीज में? रूरल एरियाज की अनएम्प्लॉयमेंट में और अर्बन एरियाज की अनएम्प्लॉयमेंट में। रूरल एरियाज की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दो तरह की है, सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होती है? वो तब होती है जब लोग क्या है, कुछ मंथ्स ऑफ ईयर में, मतलब 1 साल में कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही। जैसे एग्रीकल्चर में कुछ साल कुछ टाइम क्या होता है, हार्वेस्टिंग का चल रहा होता है, कुछ टाइम वो फ्री होते हैं, तो फ्री टाइम में वो क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयड है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कि लोग लग तो रहा है, पीपल अपियर टू बी एम्प्लॉयड, देखने से तो लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, मतलब उनके पास काम है, लेकिन एक्चुअली में उनके पास काम नहीं है। आप ये केस लीजिए कि अगर 5 लोगों का काम है, लेकिन लगे 8 लोग हुए हैं, तो वो 3 पीपल, एक्स्ट्रा पीपल क्या है, डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है। तो ये क्या है हमारा, रूरल पॉपुलर एरियाज में क्या है, ये ज्यादा दिखता है। क्लियर? अर्बन एरियाज की हम अगर बात करें, तो इसमें क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है।
एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये कि लोग जो हैं वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी पियोन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब वो एजुकेटेड है, हाई लेवल एजुकेटेड है, फिर भी क्या है, वो उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रही है, कुछ भी करते हैं। तो एक पैराडॉक्स, मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज अ सरप्लस ऑफ मैन पावर। इस मतलब क्या है कि एक ऐसी पैराडॉक्स मैन पावर सिचुएशन है, ठीक है, वर्ड्स पे मत जाइए, समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या है कि मैन पावर क्या है, जितनी चाहिए उससे ज्यादा है, ठीक है, एक जगह पे तो ज्यादा है, सर्टेन कैटेगरीज में ज्यादा है, लेकिन कहीं दूसरी तरफ पे दूसरी कैटेगरी में क्या है, शॉर्टेज। सभी फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर्स तो काफी सारे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल उसी फील्ड में स्वीप करने वाला या फिर झाड़ू पोछा करने वाला ये लोग नहीं है। तो ये क्या है, दूसरी साइड में क्या है, शॉर्टेज है मैन पावर की, लेकिन एक साइड में क्या है, बहुत ज्यादा सरप्लस है। तो ये ज्यादा देखने को मिलता है हमें अर्बन एरियाज में। तो इससे क्या होता है, काफी सारी वेस्ट होता है मैन पावर का, मैन पावर रिसोर्स का क्या होता है, वेस्ट होता है। अब अगर एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हो रहा है तो ये डिप्रेस्ड इकोनॉमी का क्या है, सिग्नल है। इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कम है। पीपल लो इनकम के साथ, लो प्रोडक्टिविटी के साथ है जो है, उन्हें अनएम्प्लॉयड बोला जाता है। वो सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं जितने के लिए वो 3 वक्त की रोटी 2 वक्त का रोटा खाना खा सके। अब अगर ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न भी बनाता है और एक रिच प्लेस बना देता है। अब जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए, ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का इतनी कहानी थी, क्लियर, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक बात है, जो ये सेक्टर्स हमने पढ़े थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी, तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। सो आई आई विल से कि अभी इसे पॉज कीजिए या फिर हैव अ योर बुक और इसे पढ़िए प्लीज, रीड दिस पेज बाय योरसेल्फ। ये एनालाइज है, जितना भी मैंने आपको बता दिया, जितना भी बता दिया उसका एनालाइज इस पेज पे है। सो प्लीज रीड दिस पेज, क्लियर, ठीक है। तो ये लास्ट में एक स्टोरी दी हुई है, बहुत अच्छा, वो हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी है कि हाँ, टेलर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो वो बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट कैसे मिला, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा चैप्टर, दोनों वीडियोस आपने देखी होगी। फॉर यू मैं ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी एक वीडियो फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, आपको सब कुछ इसी चैनल पे मिल जाएगा, आपको नोट्स भी अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। और टाइम मिले तो प्लीज गो थ्रू दीज रेफरेंसेस, ठीक है। और एक चीज मुझे आपको बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट, yes, this paragraph. This paragraph can be used as conclusion um, in your answers. So this is very nice paragraph. I hope आप इसे as it is याद कर लीजिए ताकि आप इसे लिख सकें कुछ किसी भी तरह के related to human capital answers. So I hope आपको सब कुछ समझ आया होगा, approximately 20 minutes की वीडियो। सो आई होप आपको मज़ा भी आया होगा और समझ भी आया होगा। सो नाउ साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच।